एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर राजीव राय हैं फॉर हिज लेटेस्ट रिलीज ऑन आज आवाज। हेलो एंड वेलकम सर। हाय जीनिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आई एम ग्रेट सर। आई एम ग्रेट सर। और सर, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर आवर व्यूअर्स एंड रीडर्स। स्मॉल इंट्रोडक्शन तो क्या है कि बचपन से हम लोग एक फौजी फैमिली में बड़े हुए। मेरे फादर एयरफोर्स में थे। फिर फौजी फैमिली होने की वजह से देश के कई सारे शहरों में 2-2 साल 3-3 साल घूमते रहे और दोस्त मिलते रहे, बिछड़ते रहे। लेकिन अनुभव बहुत सारे मिले। घाट घाट का पानी पी कर आए, जिसको कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमने खुद भी एयरफोर्स ही ज्वाइन कर ली। तो वो क्या कहते हैं, नस्ल में देश की सेवा चल रही है अभी। फिर आप लोग के सामने है। 20 साल नौकरी हमने एयरफोर्स में करी। फिर कुछ भावनाएं जब अंदर से उफान मारने लगी तो सोचे कि कागज पे उतार देते हैं, किसी के काम आ जाएंगी। डेफिनेटली सर। और सर, हम आपकी किताब के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अ, ये किताब एक्चुअली, इसको किताब को एक तरह जैसे ट्रेडिशनली जो किताब हम लोग कहते हैं वैसे थॉट प्रोसेस से तो नहीं लिखी गई। ये किताब ऐसी कि जो जो भावनाएं आती गई, कि मतलब एकदम उसके नेकेड फॉर्म में, रॉ और जितना रफ हो सके, जिसमें कि कोई मिलावट ना हो, तो हम लिखते गए। जब लिखते गए तो दोस्तों के साथ बैठक में और अड्डों पे सुनाया करते थे। फिर लोगों ने बोला कि यार, तुम इसको छपवाते क्यों नहीं हो, अच्छा लिखे हो। तो हमने कहा चलो ये करके भी देख लेते हैं, और अभी आप लोग के सामने है। और धन्यवाद कि अभी लोगों से और पाठकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। डेफिनेटली सर। और सर, मैं जानना चाहूंगी, जो आपका टाइटल है आवाज, इसके पीछे की कहानी। आवाज के पीछे की कहानी ये है कि मैंने ये किसी एक खास के लिए लिखा जब, तो मुझे लगा कि जहां तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, ये किताब मेरी आवाज बनकर वहां तक पहुंच जाए। ठीक है। और तो इसलिए एक तो ये पर्सनल रीजन हो गया कि एक आवाज मेरी जो जहां तक मेरा टेलीफोन नहीं पहुंच पा रहा है, चिट्ठियां नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां तक ये किताब पहुंच जाएगी। और दूसरी उसके पीछे ये रहा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस दौर से गुजरे होंगे, जब उनका फोन काटा गया होगा, जब उनकी चिट्ठियां नहीं खोजी गई होंगी, है ना। हमने लगा कि उनकी इमोशंस को भी इससे आवाज मिलेगी, उनकी आवाज भी शायद मैं बन पाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि ये आवाज इसके लिए सबसे सटीक रहेगा नाम किताब के लिए। जी। डेफिनेटली सर। और सर, आपके बुक के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में भी जानना चाहूंगी। हम्म, जैसा कि मैंने बताया कि ये किताब इंस्पिरेशन से नहीं लिखी गई, ये किताब जरूरत से लिखी गई। जरूरत इन द सेंस कि अंदर इतना कुछ चल रहा था कि एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि अगर मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा तो फट जाऊंगा, अंदर से मैं खुद अंदर से फट जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि अब बाहर निकालूं तो किसके सामने निकालूं। हर किसी के सामने आप अपने इमोशंस बता भी नहीं सकते, और जिसको बताना है वो सुनने को तैयार नहीं होता। हम्म। फिर जब कोई और जरिया नहीं बचता है तो आपका कागज और कलम आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। कभी भी अकेले में वो आपको कभी भी मना नहीं करते हैं आपकी कहानी सुनने से, आपके दुख दर्द और बिल्कुल। आपके जो ट्रॉमास हैं ये बांटने से। तो हमने कहा क्यों ना एक नए दोस्त को ही बताया जाए कागज कलम के रूप में। बिल्कुल सर। और सर, इस पूरे किताब को लिखने का जो टाइम स्पैन है वो कैसा रहा है। टाइम स्पैन पूरी किताब का, मैंने जी। कभी प्लान करके नहीं लिखा। मैंने बताया जैसा कि आपको, कि प्लान नहीं किया कि मुझे जी। आज ये वाली एक ये गजल पूरी करनी है या आज मैंने 4 शेर लिखने ही हैं। जैसे जैसे हम्म। आते गए मैं उसको अपने जो क्या कहते हैं
डे टू डे वाली जो डायरी रहती है, कभी कहीं बाहर रहे तो मोबाइल के नोट्स में नोट कर लिया, कभी डायरी पे लिख दिया। हम्म। तो करीब ये सारे जो साल 1.5 साल के अंदर 2-2 4-4 करके आती रही, मन के अंदर जो चलता रहा वो कागज पे उतरता रहा। प्लान ऐसा कुछ नहीं किया कि ये मुझे आज करना ही करना है। प्लानिंग करके तो नौकरी की जाती है ना, लिखा थोड़ी जाता है। डेफिनेटली सर। और सर आप मैं जानना चाहूंगी कि आप जब लिखते थे क्या कोई खास तरीका है, कोई रिचुअल आप फॉलो करते थे लिखने के लिए, या अ सर्टेन टाइम होता था जिस टाइम पे आपको लगता था कि हाँ मुझे इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आती है, या कोई चीज बहुत मुझे बहुत लगता क्रिएटिव है ना, लगता है, ऐसा कुछ स्पेशल? मैं मैं जितना ज़्यादा अकेला होता था, उतने ज़्यादा अंदर मेरे अंदर शब्द आते थे, या आते हैं अभी भी। जब मैं अकेले बैठता हूँ तो आता है। जनरली ऐसा आपने देखा सुना होगा कि जो राइटर्स होंगे ना, उनको एकांत बहुत पसंद होता है। खास तौर से जी। जो जो भावना वाली, ज़हनी और इमोशनल जो किताबें लिखते हैं, जिनमें से गज़ल हो गया, लव स्टोरीज़ हो गई, ये लोग एकांत में ज़्यादातर लिखते हैं। तो मेरा भी वैसा था, एक टाइम था जब बाई चॉइस तो नहीं, बाई फ़ोर्स अकेला रहना ही पड़ रहा था। बंद कमरे, अंधेरी रातों में तो आदमी और क्या ही करेगा। नींद भी नहीं आती उस टाइम पे तो जो लिखते रहे और आज आपके सामने हैं। डेफिनेटली सर। सो सर आप जो ये किताब लिख रहे थे तब ऐसा कोई बुक या ऐसा कोई इंसान जो आपको काफी इंस्पायर किया हो लिखने के लिए, या राइटिंग स्टाइल में या कुछ चीजों में, उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। हाँ, अ, मेरे पसंदीदा जो है, जो शायर कह लें या लेखक कह लें, अगर गुज़िश्ता सालों की बात कहेंगे, या गुज़िश्ता साल तो नहीं, या जिनको परमानेंट या ऑल टाइम फेवरेट अगर कहेंगे, तो उसमें जॉन इलिया मुझे बहुत पसंद है। जॉन इलिया ऑब्वियसली सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। कहते हैं कि जॉन इलिया के इतने फैन है कि एक दिन अगर सबने लॉगिन कर दिया तो यूट्यूब क्रैश हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। हम्म। तो जॉन एलिया से मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूँ शुरू से ही, और उसके प्रभाव का कारण ये था कि जॉन ने कभी भी अपनी किसी भी शेर में, गज़ल में मीठा बनाने की कोशिश नहीं की उसको, या स्मूथ बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गलतियाँ, अपनी बुराइयाँ और समाज की खामियाँ जो जैसे था, उसको वैसे ही लिखा। एक अलग जॉनर है जॉन का। तो मैं जॉन को पढ़ता गया और उनके जैसा बनता गया, और वहाँ तक पहुँचने में तो भगवान ही करे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जॉन साहब का असर तो है। जी। अमेजिंग सर। और यदि आप कोई 3 बुक रेकमेंड करें हमारे व्यूअर्स को पढ़ने के लिए, तो वो 3 बुक कौन कौन सी होंगी? किताबें तो भरी पड़ी हैं। अब 3 बुक अगर किसी को ढूँढना पड़े हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में से, या पोएट्री शायरी में से, तो ये तो थोड़ी, या तो बताने वाले के ऊपर ज़्यादती होगी, तो बेचारा बहुत मुश्किल में फँस जाएगा बताने के लिए, या सुनने वालों के साथ ज़्यादती होगी कि इतने बड़े समुंदर में से 3 बूँद निकालना आसान काम नहीं है। लेकिन जी अच्छे सर। हिंदी लिटरेचर में जैसे आप विनोद कुमार शुक्ल कह लीजिए, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, और भारती जी की जो धर्मपत्नी थी, कांता भारती, ठीक है, उनकी किताब जैसे रेत की मछली, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, ये सब अगर लव स्टोरी वाली जो जॉनर, जहाँ से मैं आता हूँ, जिस जॉनर से, जिस घराने, जिस नस्ल का मैं जी हूँ, तो उस नस्ल के हम लोग इनको फॉलो जी। करते हैं। और अभी हाल-फिलहाल के कुछ सालों में, दिनों में जो शायर या सुखनवर जो मुझको बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं, उनमें एक ऑब्वियसली आपने ज़रूर देखा सुना होगा यूट्यूब पे इधर-उधर, तहज़ीब हाफ़ी करके हैं, पाकिस्तान के शायर हैं। जी हम ही सर। लोग के जी एरा सर। में हैं, और वो भी बहुत मुख्तलिफ निकले हैं, लिखते हैं, बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत। तो हम उनसे मुतासिर हैं। किताबें तो 1-2 किताबें थोड़ी होती हैं, चलता रहता है। मैंने तहज़ीब हाफ़ी को पहली बार मैंने यूट्यूब पे सुना था आराम से, आज से 4 साल पहले। उनका एक शेर था कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो,
तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आँखों के बारे में क्या जानते हो? और फिर इसके आगे वो फरमाते हैं कि ये ज्योग्राफियाँ, फ़लसफ़े, साइकोलॉजी, साइंस, रियाज़ी वग़ैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर क्या उसके घर का पता जानते हो? तो ये वाली शेर मुझे पहली शेर उनकी जब मैंने सुनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद मैंने उनको फ़ॉलो करना शुरू किया और उसके बाद तो क्या ही कहने। तो या तहज़ीब हाफ़िज़, जॉन एलिया और धर्मवीर भारती, कांता ये सब मेरे फ़ेवरेट मैं इनके घराने से हूँ। डेफिनेटली सर। और सर आपकी कोई फेवरेट पोएम जो आपके साथ आज भी है, और कोई भी अगर आपसे किसी भी बारे कभी भी पूछे सो वो आपकी ऑल टाइम फेवरेट ही रहेंगी, ऐसा कोई पोएम? मेरी मेरी या किसी और की? आपकी सर। मेरी अ, मेरी तो खुद की तो सारी ही फ़ेवरेट होती है, जो खुद का लिखा होता है सारी ही फ़ेवरेट होती है। लेकिन फिर भी मैंने ये अपनी किताब में भी ये लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको एक जब आप कह रही हैं तो सुनाता हूँ। हर शब्द ऐसे बिता रहा है कोई, जैसे पीछे से गला दबा रहा है कोई। और बात अब जिस्म के आगे निकल गई है, लगता है रूह पे तमाचे लगा रहा है कोई। खुदा उसको मेरी आँधियों से बचा के रखना, खुदा उसको मेरी आँधियों से बचा के रखना। लगता है मुझ में अपना घर बना रहा है कोई। और अब तेरी बस्तियों में मेरा जी नहीं लगने वाला, अब तेरी बस्तियों में मेरा जी नहीं लगने वाला, मुझको मेरी सहराओं से बुला रहा है कोई। और हाँ। आखिरी आखिरी शेर ये है कि जिस दर्जाए निढाल परछाई चली आती है, जिस दर्जाए निढाल परछाई चली आती है, लगता है खुद अपनी लाश उठा ला रहा है कोई। हर शब्द ऐसे अरे बिता रहा है कोई। ये वाली मुझे बहुत पसंद है मेरी खुद की। क्या बात है सर। ये एक बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टचिंग है एक्चुअली। और जी, इसके पीछे की धन्यवाद। वजह जान सकती हूँ? जी। इसके पीछे की वजह क्या, कुछ खास मोमेंट्स, कुछ खास इंस्पिरेशन होगा जिसने स्पार्क किया हो? हाँ, हाँ, कोई मोहतरमा थी बहुत साल पहले, तो फिर आदमी डिप्रेशन में यही सब ख़्याल आते हैं ना, मतलब जब डिप्रेशन में होता है, जब एक तो पहले कोई छोड़ कर जाता है, फिर कोई खोज-खबर नहीं होती है, और खोज-खबर आप लेने की कोशिश भी करो तो आदमी देने को तैयार नहीं होता है। तो आदमी जब बंद कमरे में यही सब ख़्याल लगता है जैसे कि आदमी अंदर से कुछ चुभ रहा है, कुछ टूट रहा है। तो वो जो टूटन होती है, वो जो चुभन होती है, और उस जो हेल्पलेसनेस फ़ील होती है ना उस टाइम पे, जैसे कि आदमी सबसे ज़्यादा हेल्पलेस कब, जैसे अब हम पड़े पीछे से अगर कोई हमारा गला दबाने लग जाए, तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें बंदा भी नहीं दिख रहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वही हेल्पलेस था। रात की कमी और दर्द है, चुभन, टूटन। डेफिनेटली सर। और सर मैं जानना चाहूंगी, क्या कभी ऐसा हुआ कि लिखते लिखते आपको लगा हो कि आप वहां पे, जो हम राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, कि आगे का रास्ता ही नहीं मिल रहा हो, ये इंस्पिरेशन नहीं मिल रही हो कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, इस फेस को, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? वो नेचुरल है, वो सबके साथ आता है, सबके साथ आता है। मैंने कहा ना, ये तो ऐसा नहीं होगा ना कि आदमी जो दौड़ता जाएगा तो दौड़ता ही जाएगा, कहीं न कहीं आदमी फँसेगा, पाँव दुखेंगे। तो होता था जब मेरे पर साथ ऐसा उसको, होता था, तो जी, उसको आपने जब मेरे ओवरकम साथ ऐसा कैसे होता किया? था, ओवरकम करने का कार्य नहीं होता, मतलब तरीका मेरा यही है कि अगर जहाँ पे आप कोई चीज़ फँसे हैं, आप उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए। जिसको टीम वर्क जब हम लोग करते कहीं भी, तो वो कहते हैं चेंज द हैंड। जैसे 4 लोग कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है, नहीं खुल रही है, तो कहते हैं यार तू छोड़, मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ, हैंड चेंज करते हैं। तो मैं अपने राइटिंग के टाइम पे अपना वो क्या कहते हैं पेज चेंज करता था। लिखते-लिखते अगर मैं कहीं फँस गया, कहीं कोई शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं, या कहीं शेर अगर पूरी नहीं हो रही है, तो मैं उसको छोड़ के उठ जाता था।
मैं फिर लिखना छोड़ देता था। फिर 5-7 दिन बाद फिर जब वो पढ़ते थे तो कहीं सुनते थे, तो क्योंकि बैकग्राउंड आपके जो फेलियर्स होते हैं ना, तो आपके जी। दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है। और ये जो डेफिनेटली। फेल्ड जो इनकम्प्लीट जो शेर होते हैं, वो आपके छोटे-छोटे फेलियर्स होते हैं कि भाई ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, और चलते-चलते कहीं न कहीं अंदर से आ जाता है कोई शब्द। ज़्यादा कोशिश नहीं करी, जो आता गया लिखता गया, बस वही है। ये तो द प्योरेस्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं ऑफ राइटिंग जो हमें मिल सकती है आवाज में। हाँ, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिमाग लगा के लिखा ही नहीं। मैंने कभी इसमें दिमाग नहीं, मैंने ये लिखते समय कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे ये वाले शब्द डालने हैं। ये वाले शब्द फलाने डिक्शनरी से या फलाने यूट्यूब से, फलाने यहाँ से ढूँढना है, इसके लिए और कोई खूबसूरत जटिल शब्द हो, कोई उर्दू, फ़ारसी या एकदम क्लिष्ट हिंदी का शब्द हो, उन सब में मैं नहीं गया। जितनी वोकैब्युलरी मेरी है, जो कि मैं डे टू डे लाइफ़ में यूज़ करता हूँ, उसी में अपने आप को रखा, उससे बाहर नहीं निकाला। ताकि मुझे उसमें मिलावट करना पड़ जाए। मैं किसी और की भावना से कोई और शब्द लूँगा तो मिलावट होगी मेरी भावना के साथ, और मिलावट थोड़ी होती है। तो बस वही है, प्योर फॉर्म में है। डेफिनेटली सर। और सर ऐसा कोई पार्ट जो आपको काफी सरप्राइजिंग लगा हो, आप लिखते वक्त अपने बारे में आपने डिस्कवर किया हो कि ऐसी भी चीजें हैं, या कुछ आपको बहुत ही यूनिक लगा हो, आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? ऐसी कोई चीज़ें लिखते समय अपने जी। बारे में, जी। दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ पता चला, अपने बारे में तो अनजान ही है रहता है आदमी। लिखते समय मुझे यूँ लगा कि जैसे एक वो जब मेरी कंप्लीट हुई, जब मेरी कुछ 100 एक गज़ल कंप्लीट हुई, तो थोड़ा जो सेंस ऑफ प्राइड जो होता है ना, या सेंस ऑफ कंप्लीशन जो होता है, वो एक है कि हाँ यार मैं भी लिख सकता हूँ। या जब जो शेर जब दोस्तों को महफ़िलों में, बैठकों में, लड़कों की बैठकों में जब सुनाते थे, तो जब शराब, सिगरेट, महबूबा की बातें होती थी, तो लोग जब पसंद करते थे, या लोग जब अपने लेटर्स के लिए मुझसे कुछ कंटेंट माँगते थे कि भाई लेटर लिखना है या फलाने को कुछ बोलना है, कुछ कंटेंट दे दो। तो लगता था कि हाँ यार, मैं प्रेम को थोड़ा बहुत समझ तो रहा हूँ। और प्रेम को समझने के बाद उससे भी ज़्यादा, मतलब खुद के ऊपर जो कंप्लीशन की फीलिंग तब आई, जब दर्द को समझने लगे। जब लोगों को बताया गया कि भाई ये दर्द है, और लोगों ने उस चीज़ को बोला कि हाँ यार, ऐसा ही होता है कि फलाना कोई छोड़कर जाता है तो छोड़कर चला ही जाता है, लौट कर नहीं आता, ठीक है? और पता होता है कि लौट कर नहीं आएगा, हम फिर भी बार-बार कोशिश करते हैं। है ना? ये जिन रिलेशनशिप में होता है, हमें पता है कि भाई इस बार फिर आज मैं फ़ोन करूँगा तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन उठा ही लेगा, अच्छे से बात करेगा। 50 बार जी। करता है, और हर बार यार अब कल से नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो करता है अगले दिन। वो इसीलिए तो ये जो जो क्या कहते हैं उसको, सर्कल जो घूमता है, प्रेम और प्रेम और प्रेम, तो उसकी थोड़ी बहुत समझ आई, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। 10-15 साल किसी के ऊपर जो लगाए हैं, वो वेस्ट नहीं गया है, कहीं न कहीं वो बन के है अंदर में। बिल्कुल सर। और अगर सर आपको जी। डिफाइन करना हो प्रेम और पेन को दो सेपरेट सेंटेंसेस में, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसे? 2 सेपरेट सेंटेंसेस में प्रेम और पेन, जी। मैं तो दोनों को सिनोनिमस ही समझता हूँ, दोनों को अलग-अलग क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि हाँ, दोनों को अलग-अलग क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि पेन आपको वही देगा जिसे आप प्रेम करते होंगे, जो आपके नज़दीक होगा, वही आपको सबसे ज़्यादा हिट करेगा। कोई भी दूर से आपको हिट नहीं करता। किसी के बात को अगर आप सीरियसली नहीं लेती हैं, किसी को तवज्जो आप नहीं देती हैं लाइफ़ में, तो कुछ भी कर ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। रोड पे चलते इधर-उधर हम कितने लोगों से गाली या डाँट या बॉस से या ऑफ़िसेज़ में सुनते हैं, ठीक है? लेकिन वो हमारे दिल पे नहीं लगता है, वो हम वहीं पे करके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमको जो प्यार करता है, प्रेम करते हैं, कोई भी, कोई लड़की हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, दोस्त हो करीबी, ये लोग जब हमें कुछ बोलते हैं तो हमें चुभ जाती है। तो और वहीं हमारा दर्द होता है।
तो अगर आप दर्द के बगैर प्रेम को ढूंढ रहे हैं, नहीं होगा। और अगर प्रेम रहते हुए आप पेन फ्री रहना चाहते हैं, वो भी नहीं होगा। अगर कोई आपके पास है और आपको पेन नहीं दे रहा है, तो फिर आपसे वो थोड़ा कम प्यार कर रहा है। वो आपको पेन देगा, जी क्योंकि सर। वो कहीं न कहीं छोड़कर जाएगा, कुछ चीज़ों पे आपको मना करेगा, कुछ चीज़ों पे आपको सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है? कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ये वाला भी तो करो, सिगरेट क्यों पी रहे हो? ये क तो वो आपको कहीं न कहीं हिट करेगा, वो आपको सुधारेगा, आपको ठोकेगा। जैसे छेनी और हथौड़ी वाली कहानी जब हम लोग बचपन में सुनते थे, तो कहीं न कहीं आपको मूर्ति बनाने की कोशिश करेगा, अगर आपका प्रेम है। प्रेम अगर आपको सरल, सुंदर और क्या कहते हैं, अच्छा नहीं बना रहा है, तो प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा वही जो आपको सरल और सुंदर बनाएगा, और दर्द वही है जो आपके किसी अपने से मिलेगा। हाँ, यही डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, तो दोनों सिनोनिमस हैं। अलग-अलग आप डिफाइन कर ही नहीं सकते इसको। जी सर। और सर, मैं राइटिंग प्रोसेस आपका जानना चाहूंगी कि आपके लिए क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी आप शायरी आपने लिखी और फिर आपको नहीं पसंद आया उतना और फिर आपने वापस से उसे रीराइट किया हो? रीराइट नहीं किया। जब मैंने पहली जो ड्राफ्ट लिखते हैं, तो मेरी डायरी ड्राफ्ट से भरी पड़ी है। उसको काटा-पीटी, कभी यहाँ पे नुक्ता छूट गया, कभी ये शब्द यहाँ नहीं था यार, कभी ये वाला मैचिंग नहीं हो रहा, कभी उसका बहर नहीं बन रहा। बहर बोले तो वज़न, जो शेर में वज़न कहते हैं यार, वज़न नहीं हम्म। बन रहा, कभी मतला ठीक नहीं है, कभी उसका उन्वान सही नहीं लगा। तो फिर जब उसको उस समय लिख के वहीं पे छोड़ दिया मैंने। फिर जब दोबारा आदमी जब खाली टाइम पे अपने डायरी लेकर बैठता है, पीछे पन्ने पलटता है, तो उस टाइम ऑटो में आता है, क्योंकि जब आप पहली बार लिख रहे हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि वो आपका खुद का है, तो आपको उसमें कम गलतियाँ दिखेंगी, ठीक है? लेकिन जब आप कुछ दिन या कुछ महीने बाद पढ़ेंगे, तो दैट टाइम यू विल बी लाइक इंडिपेंडेंट रीडर। उस समय आपको अब वो आपका बच्चा नहीं रहा, क्योंकि आप उसको भूल गए थे 15 दिन पहले। अब जब आप उसको हम्म। पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार, नहीं यार, इसमें तो कमी है। तो कहते हैं ना, कभी-कभी ज़्यादा नज़दीक होता है तो नहीं दिखता, सेम वही चीज़। अभी-अभी आप लिखे हैं तो उसकी कमी नहीं दिखेगी। उसी हम्म। चीज़ को जब आप जी सर। 15-20 दिन या 1 महीने बाद पढ़ेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। तो इसी को हम लोग एडिटिंग कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट रीडिंग को एडिटिंग कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, फिर जी। मैंने जीनिया को भेजा कि जीनिया इसको पढ़ के देखो क्या गलती है। तो जब कुछ दिन बाद आप पढ़ते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट रीडर होते हैं। उस समय आप राइटर रीडर नहीं है, इंडिपेंडेंट रीडर। जी। तो जी। उस टाइम पे मुझे काफ़ी सारे सुधार की ज़रूरत पड़ी एडिटिंग के टाइम पे। फिर वैसे ही होता है, सब लोग मेरे ख्याल से ऐसे ही करते होंगे। जी सर। और सर, क्या हम और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? जैसे कि आपने अभी एक बुक ऑलरेडी आपकी रिलीज हो चुकी है, तो क्या आप जी। आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जिस पे आप काम कर रहे हो? क्या उसका जॉनरा सेम है या कुछ डिफरेंट जॉनरा आप ट्राई कर रहे हैं इस बार? अ, उस किताब का अभी जो मैंने किताब जो है मेरी, ये वाली आवाज़, जी। ये तो एक पोएट्री की किताब है, शायरी, लव शायरी या गज़ल कह लीजिए आप, ठीक है? जी। इस कहानी में जो दर्द है, ये मैंने आपको दर्द दिया है कि ये भाई, ये मेरे पेन्स है, ऐसे मेरे इमोशंस है। लेकिन इस पेन के पीछे की कहानी क्या है? जी। कौन मिला, कहाँ मिला, कैसे बिछड़ा, क्या हुआ, क्या बोला, कहाँ गए, क्या किए, है ना? सारे जो प्रश्न हैं, तो इस कहानी के मतलब ये गज़ल की जितने की पीछे की कहानी है, बैकड्रॉप, वो मेरी अगली जी। किताब पे मैं काम कर रहा हूँ। वो एक फ़िक्शन होगी, लव स्टोरी कह लीजिए आप। वो एक लव स्टोरी होगी। लव स्टोरी तो क्या कहेंगे कि पेन स्टोरी, सेपरेशन स्टोरी आप कह लीजिए उसको, ठीक है? तो वो मैं काम कर रहा हूँ। मेबी कोशिश है कि ये साल के दिवाली या अंत तक वो मैं अपने पाठकों को दे सकूँ आपके माध्यम से। जी बिल्कुल सर। और बहुत बहुत ही अमेजिंग था सर आपके साथ ज्वाइन होना, और इतनी सारी चीजों के बारे में जानना, आपकी जर्नी के बारे में जानना, और किस तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए कैसे मैटर करती है, और कैसे आपने लिखा है, चीजों को इतना प्योर रखा है, इतना रॉ फॉर्म में रखा है,
और इमोशंस को, क्योंकि काफी सारे कई बार हम लिखते हैं उसके बाद फिर हमें नहीं लगता कि हाँ ये उतना अच्छा नहीं है शायद, और फिर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर किसी कोने में पड़ा रहता है। बट आपने उन सबको साथ में लाया और एक बुक का रूप दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज ऑफ द बुक। और हम आगे भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू जिनिया। थैंक यू सर।